अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2, जो क्रांति बैच हमारा स्टार्ट है। और इस क्रांति बैच में वर्क एनर्जी पावर में पार्ट 2 पे हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमने लिया, जैसे वर्क इंट्रोडक्शन लिया, डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना, और बहुत बेसिक चीज़ें जो थी जो कहीं ना कहीं आपको डरा सकती थी, या आप डिस्टर्ब हो सकते थे, या आपको इस चैप्टर समझने में दिक्कत हो सकता था, तो वो सारी चीज़ें हमने पहलुओं पर देखा। टुडे वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक, एंड आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है जब कोई वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका वर्क डन क्या होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, पावर के बारे में जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानेंगे। तो आइए जल्दी से इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कैसा लगा आज का आपका क्लास, या कुछ जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, सो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो जनरली हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा था कि भैया वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना था। तो अब देखिए, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि एक फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल फोर्स और एक होता है कांस्टेंट फोर्स। हेलो, एक होता है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? हर जगह बदल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, फिर लगा दिया 6 न्यूटन, फिर लगा दिया 10 न्यूटन, फिर लगा दिया 12 न्यूटन, फिर लगा दिया 15 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स वेरी कर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो हमने फॉर्मूला लिया वो कांस्टेंट फोर्स का था, W इक्वल टू एफ डॉट एस जो हमने लिया वो कांस्टेंट फोर्स का था पार्ट 1 तक। बट अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स की। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्या होगा बच्चों, यदि वेरिएबल फोर्स का हम करें तो क्या होगा? ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स सबसे पहले तो समझते हैं कि वेरिएबल फोर्स होता क्या है। तो सिंपल सा है, वेरिएबल फोर्स मतलब जो क्या करे, हेलो, जो क्या करे, वेरी करे। वेरी करे, समझ रहे हैं ना? जो क्या करेगा, वेरी करेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, हल्का सा आगे जाएगा, वेरी कर जाएगा, बदलता जाएगा। तो अगर इसके लिए अगर मैं वेरिएबल फोर्स की बात करता हूँ, कि चलो मैं वेरिएबल फोर्स की ही बात कर लेता हूँ, और वेरिएबल फोर्स का ग्राफ अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे देखिए, ये मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। ये फोर्स है न्यूटन में, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है मीटर में। ये ग्राफ हमने ले लिया बच्चों। इस ग्राफ में अगर मैं एक ऐसा लाइन बना दूं जो वेरी कर रहा है, मतलब अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई, जो आपके सिलेबस में दिया वही मैं फॉलो करना चाहूँगा। ये समझते हैं कुछ इस तरह का है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन देता है, अब यहाँ पर तो पूरा वेरिएबल है, तो यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो हिस्सा है इनका, ये एक्स इनिशियल है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये मान लेते हैं एक्स फाइनल है। ठीक है, ये एक्स फाइनल है, ये डिस्प्लेस किया होगा। अब यहाँ पर क्या है, इनका एरिया निकलेगा, मैंने आपको बताया था, इसका एरिया निकलेगा तो वर्क डन पता चलेगा। एरिया मतलब एरिया कैसे निकलेगा भैया? तो किसी का भी एरिया निकालते हैं, जैसे रेक्टेंगल था, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कहीं भी होता है तो एरिया आ जाता है। तो वैसे ही ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वर्क हमें पता चलेगा, क्योंकि वर्क में एफ और एक्स का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। तो अगर इसका एरिया आपको निकालना है तो इसके अंदर जितने भी आएंगे सबका एरिया निकालना पड़ेगा, इसके बीच का पूरा ये सब निकालना पड़ेगा। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर जनरली इसको बहुत सारे पट्टी में बांध देते हैं, मान लगते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, लेट्स ट्राई, ऐसे बहुत छोटे 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 स्ट्रिप पट्टियों में बांध देते हैं इसको, छोटे 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 पट्टियों में बांध देते हैं, है ना? ऐसे 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 जुड़ के ही तो बना होगा ये, समझ रहे हैं? ऐसा ही जुड़ के तो पूरा बनेगा एरिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मान लेते हैं कि बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, स्ट्रिप मान लेते हैं, पट्टी मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसका जो यहाँ का ये, इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा एक्स मान लेते हैं। सो ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम हर एक पट्टी का एरिया निकाल ले, हर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल ले, वैसे देखो इसमें बहुत सारे स्ट्रिप होगा,
बहुत सारे स्ट्रिप होगा। अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्ट्रिप बन जाएंगे। अगर मैं इसमें बनाऊं मैं तो बहुत सारे स्ट्रिप बन जाएंगे, एक दो स्ट्रिप नहीं बहुत सारे स्ट्रिप बनेंगे, जो मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रिप बनेंगे। तो इनमें से किसी एक स्ट्रिप को हम ले लेते हैं, जैसे डेल्टा एक्स ले लिया। अच्छा, हर स्ट्रिप का एरिया अगर हम निकाल लेंगे फिर सबको ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वर्क हमें पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत ईजी है यार, इसको में क्या दिमाग लगाना तुम्हें, ईजी वे में समझते जाओ। तो छोटा सा एरिया अगर हम लेते हैं, देखिए फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इसका फोर्स रहा होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ इधर आएंगे, ऐसा करके इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो सपोज करते हैं ये एफ लग रहा है, यहाँ पर फोर्स जो है ये एफ लग रहा है, ये वाला एफ लग रहा है। सो अगर इस स्ट्रिप के लिए आप निकालोगे, इसके लिए अगर आप वर्क काम करोगे, देखिए इंटीग्रेशन का तो खैर आप में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये एफ पूरे में वेरी करेगा, लेकिन डेल्टा एक्स के केस में तो कांस्टेंट होगा, इसके लिए तो कांस्टेंट होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए तो कांस्टेंट एफ होगा। अरे भाई छोटे से हिस्से के लिए तो कांस्टेंट होगा, मान के चलते हैं छोटा सा हिस्सा, मानते हैं कि ये बदल जाता है, लेकिन अगर छोटा सा हिस्सा लिया जाए तो उसके लिए तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाइड होता है, वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाइड नहीं है वो। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालते हैं सच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर वर्क डन यहाँ पर निकालूँ मैं ड्यूरिंग वन सच डिस्प्लेसमेंट, अगर इसके लिए मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे। डेल्टा डब्लू अगर मैं निकालूं, डब्लू भी लिख सकते हो, डेल्टा डब्लू लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो लिख ले, पर डेल्टा डब्लू में थोड़ा सा लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ ले लिया आपने, और क्या हो जाएगा ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। बोलो तो ऐसे करके क्या है, एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली हम क्या ले रहे हैं, एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही तो ले रहे हैं। स्ट्रिप मतलब पट्टी, एक पट्टी का एरिया है ये, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे अगर सारे पट्टियों के एरिया को निकाल लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बड़े आराम से हम वर्क को निकाल सकते हैं। सो अगर आपको पता करना हो टोटल वर्क डन, अगर आपको पता करना हो यहाँ पे कि भैया टोटल वर्क डन जब निकालेंगे, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, एक्स आई से एक्स एफ तक का अगर निकालेंगे बाई द फोर्स बिटवीन एक्स आई टू एक्स एफ, समझ में आ रहा है? एक्स आई से एक्स एफ तक निकालेंगे, या एंड लगा दो, एंड एक्स एफ, इसके बीच का अगर निकालेंगे तो यहां पर जो डब्लू निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो समेशन सम कर देंगे। ये तो पढ़ा होगा आपने, डेल्टा डब्लू, ऐसे छोटे छोटे डेल्टा डब्लू को ऐड कर देंगे तो पूरे का पूरा ग्राफ जो हमारा है एक्स आई से एक्स एफ, वो पूरा का पूरा एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं, राइट? तो यहां पर अगर ऐसा आप करेंगे तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ डेल्टा एक्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, एफ डेल्टा एक्स बोलो। तो यहां पर जो है इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो समेशन लिख रहे हैं ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो एक्स आई से एक्स एफ तक जा रहा है, ऐसा ही जा रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक्स आई से एक्स एफ तक गया और ये फंक्शन ऑफ एक्स कर देते हैं, थोड़ा सा इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स बोल देते हैं, क्योंकि जो एक्स होगा फंक्शन ऑफ एक्स के बीच में होगा। और हम क्या करते हैं यहाँ पर डेल्टा एक्स हो गया ये। तो ये थोड़ा सा आपका इस फॉर्मेट में आ गया कि भैया ये है क्या, टोटल स्ट्रिप का एरिया हो गया ना। फिर तो ये एक्चुअली ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो सम ऑफ ऑल स्ट्रिप एडेड टुगेदर, क्या है ये, सम ऑफ ऑल स्ट्रिप्स एडेड टुगेदर, एक साथ इसको क्या किया गया, जोड़ा गया है, एडेड टुगेदर, साथ में जोड़ा गया है ये। इसी चीज को अभी आप, इसमें तो दिया नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज को आप इंटीग्रेशन में कर सकते हो। कब, इफ, यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने लग जाए। तो जब डेल्टा एक्स छोटा होने जाएगा तब इसको dx के नाम से जानेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसी चीज को आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, एक्स आई से एक्स एफ, और यहां पर लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स या एफ डी एक्स, जो भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये डब्लू का हो जाएगा वेरिएबल फोर्स के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना, ये थोड़ा सा आपको समझना है
कि एक्चुअली में यहाँ पर किस तरीके से हम काम करते हैं। चलिए, ये चीज़ें जानकारी मिल गई, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जो जानकारी था मैंने आपको दे दिया, बाकी डिटेल में क्या करें जान के आप क्या करेंगे। आगे हम बात करते हैं वर्क डन बाय ए स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की थोड़ा सा बात करते हैं। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग देखिए आपके जो टिप टिप करने वाला वो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पेन होता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग की खूबी होती है, स्प्रिंग को यदि आप पुश करेंगे, स्प्रिंग को यदि आप दबाएंगे तो वो छोड़ देने पे वापस उसमें इलास्टिक नेचर होता है, जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन को गेन करना चाहेगा। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कई बार अपने पोजीशन जो नॉर्मल था उससे बड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा अगर वो आप दबाएंगे तो इसको थोड़ा समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग की हम लोग बात करते हैं। देखिए, टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक हैं चैप्टर में, तो इसको समझाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हमें पेट भरने वाली पढ़ाई नहीं पढ़नी है। एक होता है पेट भरने वाली पढ़ाई, मतलब काम भी हो गया, नाम भी नहीं हुआ, और काम मतलब नाम भी नाम भी हो गया और काम भी क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भी हो गया और काम भी नहीं हुआ। हाँ, ये सही है कि हमने जो है नाम भी करवा लिया और काम हमने वो किया नहीं जो करना चाहिए। तो हम जिस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में या अपनी प्रिपरेशन में से रटना ना पड़े, समझना ना पड़े, कोई भी चीज़ आपको हार्ड नहीं लगे, तो इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा हर टॉपिक को थोड़ा सा सही से समझना पड़ेगा, राइट। आइए देखते हैं वर्क डन बाय ए स्प्रिंग की। जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय ए स्प्रिंग, तो जब हम बात करते हैं वर्क डन बाय ए स्प्रिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्प्रिंग जो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जो स्प्रिंग आपके नज़र में है वही स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊँ, यहाँ पे सपोज करते हैं कि चलिए ये वाला इस तरह से मैंने बनाया, और यहाँ पर एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। देखिए ये वर्ड आएगा आपके सामने, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। इसका मतलब क्या होता है वो आपको थोड़ा समझना है। देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि ये वाला जो है हिस्सा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस तरह से ये वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये कोई ब्लॉक है, और अभी ये ब्लॉक क्या है, x = 0 पर है। तो इसका ये वाला क्या है, ये वाला इसका मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, यानी ये इसी पोजीशन में ओरिजिनल पोजीशन है, इसी पोजीशन में ये बने रहना चाहता है। स्प्रिंग ऐसा ही होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर से आएंगे और आके बोलेंगे क्या तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो बोलेगा हाँ मैं अपनी पोजीशन में हूँ। कहेगा अच्छा अपनी पोजीशन में हो तुम। इधर से आएगा, फुचिक से दबा देगा, कहेगा क्या मुझे क्यों दबा क्यों रहे हो, मजा आ रहा है दबाने में तुम्हें। अब वो बेचारा दब जाएगा। अब जब दबेगा तो आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, एक्शन रिएक्शन। तो जो फोर्स से हम दबाएंगे वो इसके अंदर भी एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको स्प्रिंग का फोर्स कहेंगे, एफएस कहेंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स इधर से हम लगाएंगे तो उसकी वजह से ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब इसको मौका मिलेगा, या कोई एक्सटर्नल फोर्स आप चाहें तो लगा सकते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हाईली इलोंगेट भी कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा और पिक्चर से समझते। देखिए, मान लो ये यहाँ पर होता, ये हमने बनाया, अब ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। मेरी बात ध्यान समझना, कहाँ पर आ गया, ये यहां से यहां आ गया। सब कुछ करते हैं, मतलब ये वाला जो है इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो, अगर हमने जब हमने फोर्स लगाया इसको इधर की ओर जब हमने एक फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल एक फोर्स लगाया, तो यहां पर इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कितना हो गया, एक्स हो गया। मान लेते हैं ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से इधर की ओर मूव कर गया, ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या होगा कि अब इसको यदि मौका मिलेगा, इसको यदि मौका मिलेगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है। यानी कि आप ध्यान से देखो, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैसे करके बढ़ाते जाएंगे, और इसको जब रिलीज करेंगे तो ये वापस जो है एक समझेंगे, या तो दो तरीके से समझो, या तो आप समझो ऐसा कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर अप्लाई कर रहे हैं, या स्प्रिंग के अंदर ही एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसका बाय नेचर इलोंगेट कर रहा है इसको। तो जब ये यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो वाला जो इसके अंदर जो फोर्स पैदा होगा, वो कौन सा फोर्स होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये वाला थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, ये इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होगा ये हो जाएगा एफ एस, मान लेते हैं
एफ एस एक स्प्रिंग के अंदर जनरेट होने वाला फोर्स है जो यहां पर आ गया है। ये एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स मैक्सिमम है, सपोज मान लेते हैं ये एक्स एम है, ये सपोज करते हैं ये वाला जो है एक्स एम है, ये मतलब यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो ये एक्स एम, ये जीरो से यहां तक यहां आ जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो आपको थोड़ी समझनी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए एक होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या दिया है, हुक्स लॉ होता है। ये हुक्स लॉ क्या कहता है समझिएगा, ये स्पेशल स्प्रिंग के ऊपर ही हुक्स लॉ काम करता है। बहुत ईजी है, कोई दिमाग में हार्ड चीज़ें नहीं घुसानी है आपको। हुक्स लॉ कहता है कि जो एफ एस है, यानी कि जो आपका स्प्रिंग वाला फोर्स जो जनरेट हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, ये जितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये एफ एस क्या होता है, अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस का साइन लग जाता है। कैसा साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है थोड़ा सा। चलिए माइनस साइन नीचे लगा देते हैं। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पर एक के कांस्टेंट माइनस में आ जाएगा, माइनस के कांस्टेंट आ जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है। ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आती है, ठीक है। हुक्स लॉ होता है जो स्प्रिंग पर ही काम करता है यहाँ पे। देखिए अगर मैं यही चीज़ अगर ऐसे लिखता, एफ के लिए लिखता, एफ एक्सटर्नल अगर मैं लिखता, नॉर्मली एफ एक्सटर्नल लिखता, तो वहाँ पर क्या हो जाता, वहाँ पर हो जाता माइनस एफ एस हो जाता ना ये, और यहाँ पर फिर क्या हो जाता, प्लस में आ जाता, मतलब माइनस ऑफ माइनस के एक्स, यानी आ जाता प्लस में के एक्स आ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है आप, क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं एक्सटर्नल के लिए लेता तो एक्सटर्नल लूंगा तो प्लस होगा, सिंपल सी बात है। और अगर इंटरनल उसका अपोजिट वाले फोर्स का लूंगा तो वो माइनस में आएगा। ये आपको थोड़ा समझना है और क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वेरिएशन फोर्स का देखेंगे तो ये लीनियर है। लीनियर मतलब एक लीनियरली आगे की ओर बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो एवरेज फोर्स की फिर हम बात करते हैं। इलोंगेशन जो हो रहा है या तो कंप्रेशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन का केस है, दबाया जा रहा है। और ये बच्चों इलोंगेशन का केस है। किसका केस है, इलोंगेशन का केस है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इलोंगेट हो रहा है, ये अपनी पोजीशन से आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया ये यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर अगर हम एवरेज फोर्स की बात करते हैं, चाहे वो इलोंगेशन का हो या कोई भी हो, अगर आप एवरेज फोर्स की बात करते हैं, एफ एवरेज अगर मैं निकालूं किसी भी केस में, तो एफ एवरेज कैसा निकलेगा, शुरू में कितना फोर्स था, जीरो लग रहा था ना, बाद में कितना लगा, बाद में एफ एस लगा, यानी कि मैक्सिमम जितना लगना चाहिए उतना लगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर, 2 तो हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर एफ एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ एवरेज। देखिए यहाँ पर अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कैसा आ जाएगा, ये एफ एस 2 आ जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, माइनस हाफ। ये हाफ इधर कर देते हैं और ये क्या आ गया, के एक्स आ गया ये। तो ये तो एफ आ गया ना भाई। अभी तो वर्क डन चाहिए आपको, अभी तो आपको वर्क डन चाहिए यहाँ पर। और एक्स मैक्सिमम हम ले रहे थे, एक्स तो मैक्सिमम ले रहे थे यहाँ पर, जितना एक्स ये जाता। तो सपोज करते हैं यहाँ पर जो है, अगर हम वर्क निकालेंगे यहाँ पर, समझो यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकालेंगे, डब्लू निकालेंगे, तो डब्लू क्या होता है, एफ और एस होता है। तो एफ एवरेज आप ले लीजिए और मल्टीप्लाई इसी डायरेक्शन में है तो आप एक्स ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। एक्स चाहो तो एक्स एम ले लो, चाहे जो भी ले लो, चलो एक्स एम ही हम ले लेते हैं। तो अगर आप एक्स एम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ एवरेज कितना है, देखो ध्यान से, एफ एवरेज कितना, माइनस के एक्स है। तो यहाँ सॉरी ये वाला हाफ में माइनस हाफ के एक्स एम, और फिर से एक यहाँ पर बाहर में आ गया एक्स एम। समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट था ना, ये डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं यहाँ पे। चूंकि लीनियरली है तो कॉस थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री 1 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर डब्लू क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। या इसी चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, डब्लू इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। जो आपके बुक में दिया है ये आया कहाँ से है, तो एक्चुअली कुछ नहीं है, फोर्स को एवरेज ले लिया इन्होंने और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट था तो उससे मल्टीप्लाई किया तो वह स्क्वायर में चला गया। तो ये था डब्लू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसी चीज को अगर मैं, ये डब्लू किसका है, ये डब्लू किसका है, मुझे बताओ, मुझे बताओ ये डब्लू किसका है। तो ये डब्लू है 4Fs, मतलब स्प्रिंग वाले का है। लेकिन अगर मैं लेता
फोर एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कर लेता तो फिर ये पॉजिटिव आता, यानी यहाँ आता W इज इक्वल टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये प्लस में फिर आ जाता, कब? जब हम एक्सटर्नल का लेते तब। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, बहुत ईजी है यार, इसको तुम मतलब इसमें कुछ ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, समझो मेरी बात को। ये हमने ले लिया फोर्स, ले लिया यहाँ पे एफ एस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये एक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आ रही मेरी बात। तो ग्राफ में कैसा हो रहा है, लीनियरली। लीनियरली कैसा होता है, लीनियरली मतलब देखोगे ध्यान से तो ये निगेटिव का पहले है, तो यानी कि ये हिस्सा इधर पहले आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में है यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है, पहले नेगेटिव में जा रहा था, फिर पॉजिटिव में जा रहा था। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का हो रहा है, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस ग्राफ के इस हिस्से में, अगर आप चाहो किसी भी पॉइंट का, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट हम लेना चाहते हैं, इस ग्राफ का इस पॉइंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे हम लोग, और इसको फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो ये वाला एरिया फिर आपको निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये तो क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो भाई। और यहाँ पर एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अगर ये देखो, अगर ये एक्स एम है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, प्लस माइनस तो अपनी जगह पर है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या ये एफ हाफ के एक्स एम होगा, होगा कि नहीं होगा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अरे भैया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। चलिए अगर ये वाला होगा तो फिर यहां से आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं जनरल ले रहा हूं, प्लस माइनस मैंने लिया नहीं, मैं जनरल में ले रहा था यहाँ पे। तो अगर मैं W निकालूं, W का मतलब क्या, इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूंगा, तो ये देखो ये वाला हिस्सा क्या एक्सएम है, बोलो एक्सएम है कि नहीं है। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एफ एस है। तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया एक्सएम और ये हो गया एफ एस। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो मैं चीजें ले रहा हूं आपके लिए, जो भी चीजें आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ, और इसका हो जाएगा के एक्स एम, तो के एक्स एम का स्क्वायर हो जाएगा। बात रही प्लस और माइनस की, तो देखो डिपेंड करता है वो, अगर ये ग्राफ इधर बना होता तो माइनस में चला जाएगा, इधर है तो प्लस में है, तो डिपेंड करता है। यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के लिए करेंगे तो प्लस में आएगा, और अगर हम एफ एस के लिए करेंगे तो वो किसके लिए आ जाएगा। नॉर्मली मैं इसको एफ ही लिखता हूँ, एफ एस ना लिख के एफ ही लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, समझते हैं इसको। तो अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ का इंटरप्रिटेशन था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बाकी डिटेल ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं, और कुछ अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो भी मैं एक बार देख लेता हूँ जरा। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, उसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम पावर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एक न्यूमेरिकल सोल्व करके पावर पे हम लोग आते हैं, मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल दिया है यहाँ पे, इस सवाल को आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या करा, आपके इंटेक्स्ट का ही सवाल है ये, करा अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्सटेंड्स अ स्प्रिंग बाय 1 सेंटीमीटर। कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट कोई भी इंटरनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है। तो जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 1 सेंटीमीटर वो एक्सटेंड कर जाता है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग, कितना फोर्स, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सटेंड स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर करना हो तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक, दूसरा हाउ मच वर्क विल बी डन बाय दिस फोर्स, और उस फोर्स की वजह से, जो कोई फोर्स आप निकालेंगे उस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, डरना है आपको, और निडर होकर इस पे काम करना है, निडर होकर इसको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो जो ये चीजें लिखी है इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है उसको एक बार समझ लिया हमने, क्या गिवन है ये भी हमें पता है, तो यहां से हम जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग जरा सा। हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर आप हुक्स लॉ पे आते हैं
तो हुक्स लॉ क्या कहता है जी? तो हुक्स लॉ कहता है जो एफ होता है, यही होता है ना, इज इक्वल टू के एक्स होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है भाई? के एक्स ही मान लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो के एक्स ही है, चूंकि इंटरनल फोर्स की तो बात कर नहीं रहा, आप बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर लेंगे एफ माइनस के एक्स होता है, यही होता है ना माइनस के एक्स, तो ये तो एफ एस के लिए था ना, ये तो एफ एस के लिए था। लेकिन अगर एफ के लिए लेंगे तो फिर तो एक और माइनस लग जाएगा, चूंकि ये एस के लिए था, एफ एस के लिए था। लेकिन अगर एफ एक्सटर्नल की बात कर, किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो फिर तो माइनस एफ एस होता है ये, और माइनस का मतलब माइनस के एक्स हो गया, यानी कि प्लस के एक्स में आ गया ना ये यहाँ पे। तो जनरली पूरा ओवरऑल मैटर क्या आता है कि अगर आप एक्स एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो के एक्स होता है, राइट। जिसमें आपको ये दे रखा है यहाँ पर एक्स है 1 सेंटीमीटर और एफ दे रखा है 10 न्यूटन। तो यहाँ से के निकाल सकते हैं, बोलो के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे बोलो भैया निकाल सकते हैं। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है 10 न्यूटन, है कि नहीं 10 न्यूटन। एक्स कितना है? तो एक्स है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्या आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? हेलो, कुछ आपको अटपटा नहीं लग रहा कि ये सेंटीमीटर में कैसे है? तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, इसीलिए इसको 1/100 कर देंगे, यानी अब ये मीटर में आ जाएगा। 100 जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये के की वैल्यू हमने क्यों निकाला? क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलता नहीं है। आगे हम इसकी हेल्प से और भी निकाल सकते हैं, जैसे इसने कहा हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सटेंड दिस स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। अगर आपको 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है तो कितना फोर्स लगेगा? तो के तो बदलेगा नहीं, एक्स बदल जाएगा, एफ बदल जाएगा। तो एक्स बदल के 5 सेंटीमीटर हो गया, तो एफ कितना है जरा निकाल लेते हैं यहाँ पर, और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एफ एक्सटर्नल निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पर के और ये एक्स, तो के कितना हो गया? 1000 क्या न्यूटन मीटर, मल्टीप्लाई एक्स की बात करते हैं, एक्स दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5/100 कर देते हैं, मीटर हो गया। मीटर से मीटर कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कटा कि नहीं कटा? तो बताओ एफ एक्सटर्नल यहाँ पर कितना आ गया? जल्दी बोलो कितना आ गया? ये आ गया आपका 50, क्या 50 न्यूटन आ गया। बोलो आ गया 50 न्यूटन। तो एक आंसर तक तो हम यहाँ पहुंच गए जी, पहले आंसर तक तो पहुंच गए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क विल बी डन बाय दिस फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ये आपको समझना है। देखिए 2 तरीके हैं आपके निकालने का, या तो आप इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, या तो डायरेक्टली एफ और एस को मल्टीप्लाई कर देते तो भी निकल जाता, या डायरेक्टली आप वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो फार्मूला आपने पढ़ा है। चूंकि एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में हम लोग प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लेंगे, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर वाले फोर्स की बात कर रहा है ना ये, इसका मतलब कितना आ जाएगा? हाफ, और के कितना हो गया? 1000 न्यूटन मीटर, और एक्स कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा ये? 5/100 मीटर मल्टीप्लाई 5/100 मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये तो होगा, बिल्कुल होगा ऐसा। तो अगर बंधु ऐसा होगा तो मुझे बात बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, साथ में इसका भी 1 जीरो आप कट कर दोगे, कट हो जाएगा कि नहीं कट हो जाएगा? हाँ कट तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ W कितना आ जाएगा? ऊपर कितना? 25, राइट। नीचे कितना? 2 × 10, यही आएगा ना 2 × 10। चलिए बहुत अच्छी बात है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम जूल कहते हैं ना, याद है। तो यहां इसको W इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.5/10, क्योंकि 25 का आधा 12.5 हो गया जूल। इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.25 जूल, और ये हम आंसर तक पहुंच गए। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसका जवाब आपको देना है, आपको समझना है। आइए हम आगे फिर बात करते हैं पावर के बारे में। पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है पावर। तो आइए पावर के बारे में समझते हैं। सो पावर का मतलब क्या होता है सर? अच्छा, पावर, इस साइंस का पावर अगर हटा दिया जाए तो भी एक तरह का पावर होता है। कैसा पावर होता है? वो पावर, तुम्हारे पास कितना पावर है बोलते हैं ना हम लोग, तुम्हारे पास कितना पावर है ऐसा करके बोलते हैं, बोलते मेरे पास बहुत पावर है। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कोई भी काम हम जब करते हैं तो कम टाइम में जब करते हैं तो बोलते हैं उसका बहुत बढ़िया पावर है। और मेरा तो मंत्री से बातचीत होता है, मेरा तो यहाँ ये है, मैं तो जल्दी यूँ चुटकियों में काम करवा देता हूँ।
या मैं इस काम को बहुत जल्दी कर देता हूँ, या इस दीवार को बड़े आराम से तोड़ सकता हूँ, इस चीज़ को उठा सकता हूँ। तो कम टाइम में, यानी वर्क और टाइम ये दोनों फैक्टर आते हैं, तो ये पावर होता है ज़्यादा समय लेंगे, पावर कम जाएगा। अभी बचपन में यानी कि 10 तक तो आप यही पढ़ रहे थे कि P=W/T होता है, बट यहाँ पर क्लेरिफाई हो जाएगा, एक एवरेज पावर होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर एक ठीक ठाक इंटरवल में कोई काम किया जाएगा तो उसको एवरेज पावर कहेंगे, जिसमें 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। जैसे T=1 सेकंड से T=5 सेकंड, 4 सेकंड का इंटरवल आ गया। लेकिन अगर dt हो, dt मतलब बहुत छोटा, d मतलब बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे 0.01, 0.02, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब कोई वर्क होगा तो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि पावर क्या है। दो तरह के पावर के बारे में पढ़ना है हमें। कैसा पढ़ना है? दो तरह के पावर पढ़ना है। यह है पावर अपना प्यारा सा नन्हा सा पावर, जिसको वाट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। किलो वाट वगैरह और बड़ा यूनिट हो जाता है आपका, वैसे जनरली ये वाट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये वाला पावर, क्या सर वही पावर है जो हम लोग बोलते हैं? देखो सेंस तो वही निकलता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तरीका बदल जाता है। तो अगर हम इस पावर की बात करते हैं तो दो तरह के पावर की बात आ रही है यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरह के पावर की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो, एक इधर कर देता हूँ और एक इधर कर देता हूँ। जो पहला पावर मैं बोलने वाला हूँ वो एवरेज पावर बताने वाला हूँ, और दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर बताने वाला हूँ। तो अगर मैं एवरेज पावर की बात करता हूँ, पी एवरेज पावर की बात करता हूँ यहाँ पे, यानी आपको यहाँ पर देखेंगे टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ डेल्टा टी देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेल्टा टी इंटरवल ठीक ठाक देखने को मिलेगा यहाँ पे। यानी पावर का डेफिनेशन क्या होता है, तो पहले ये जान लेते हैं। इसको बोलते हैं रेट ऑफ विच वर्क इज डन। तो ये सिंपल है, रेट ऑफ वर्क डन। आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं कितना रेट है तो उसी को हम लोग पावर कहते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया पावर का। एक हो गया एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? देखिए, अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, INST इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ये तब होता है जब डेल्टा टी जो है ना अपना, डेल्टा टी जो अपना है वो बहुत छोटा होता है। यानी अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। क्या बोलते हैं इसको? TENDS, टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं हो रहा, जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है, जीरो नहीं, 0.01, 0.002 ऐसा कुछ अगर हो जाए तो यहाँ पर ये वाला जो फंडा आपको दिख रहा है, ये जो फंडा आपको दिख रहा है डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, तो यही वाला बन जाता है DW और DT बन जाता है। क्या बन जाता है? DW और DT। DW मतलब वेरी स्मॉल वर्क डन, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हमने लिया है। तो दो तरह के पावर इंट्रोडक्शन कर दिया। यूनिट इसका क्या होता है? वाट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 1 वाट को डिफाइन करना हो, देखो मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि ये वाला जो होता है ये होता है जूल में, ये किस में होता है? जूल में। ये किस में होता है? सेकंड में। और ये होता है वाट में। मेरी बात ध्यान सुनना। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? 1 वाट इज इक्वल टू, या सिंपली 1W, 1, चलिए कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए वाट ही लिख रहा हूं, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि अगर इसको डिफाइन करना हो हमें तो कैसा डिफाइन करेंगे, तो आप खुद ही इसी से अंदाजा लगा लो कि कैसा डिफाइन करेंगे। अगर 1 वाट को डिफाइन करना हो तो जब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन होता है तो उसको हम 1 वाट कहते हैं। 1 वाट मतलब क्या हो गया? रटना नहीं है बंधु। हा तुम लोग रट के बहुत गलती करते हो, दिमाग को फालतू में जो है तुम फोल्डर बना के उसको हैंग करवा देते हो। 1 वाट होता है 1 जूल 1 सेकंड, ये यहीं से तो निकला है। इसको रटोगे क्या? सीधे बोलेंगे 1 सेकंड में when work done is 1 joule in 1 second then the power is called 1 watt। सिंपल सी बात है, इसका कोई लफड़ा ही नहीं लेना है। अच्छा, कुछ अलग वाट भी होता है, कुछ अलग भी होता है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कि पावर का होता है किलो वाट होता है। क्या होता है? किलो वाट होता है। तो किलो वाट मतलब कितना हो गया? अगर आप किलो वाट की बात करेंगे, 1 किलो वाट कितना हो गया? तो 1000 वाट के बराबर होगा। बोलो, यानी इसको 10 की पावर 3 वाट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? समझ में आ रहा है?
मेगावाट होता है। तो 1 मेगावाट कितना हो जाएगा, तो 1 मेगावाट हो जाता है 10 की पावर 6 वाट हो जाता है। यहाँ पर समझो मेरी बात को, अगर किलोवाट में करेंगे तो 10 की पावर 3 किलोवाट आएगा ये। तो ये आपका इसमें आ जाता है, एक हॉर्स पावर होता है, सही सुन पा रहे हो, 1 HP, वही HP है जो आप समझ रहे हो, हॉर्स पावर बोलते हैं। एच का मतलब हॉर्स होता है और इसका मतलब पावर होता है। जेम्स वाट ने इसके बारे में दिया था और उन्हीं के सम्मान में इनका यूनिट वाट रखा गया। जेम्स वाट ने बहुत सारी चीज़ें दी थी तो उन्हीं के बारे में दिया। तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। जनरली जो मोटर वगैरह आपका पानी का लगा होता है वो वाट में होता है, पावर होता है आपका। अभी इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ से आप ना अपने घर की यूनिट भी बता सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप यहाँ से बता सकते हो। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, इसके लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता करने के लिए क्या करना होता है मैं आपको भी बताऊंगा, थोड़ा सा समझना आप कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम करते क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम करते क्या हैं, तो उसमें यूनिट की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि आपके घरों में जो बिजली जो मीटर लगा होता है उस मीटर में क्या होता है, रीडिंग होता है, रीडिंग। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखेंगे अगर आप, रीडिंग का मतलब क्या होता है आप ध्यान समझेंगे तो रीडिंग में यूनिट होती है। जैसे मान लो कि आपने जो है, कैसे बिजली बिल कैसे आपके यहाँ आता है, जैसे मान लो कि यूपी की बात करते हैं, 270 रुपये ये फिक्स हो गया, ये फिक्स अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया आपका फिक्स अमाउंट हो गया कि आप यूज करो चाहे नहीं करो ये आपका आएगा। इसके अलावा वो एक कैटेगराइज बांध देते हैं कि अगर आप 0 से 100 यूनिट के बीच में बिजली उठाओगे तो आपको एवरेजली 5.5 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या लगेगा, बोलो 5.5 रुपीज के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे 5.5 एक यूनिट का पैसा आपको लगेगा। समझ में आ गई आपको बात। इसके अलावा आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये रेट आपका बढ़ता जाता है। चलिए तो जनरली बात करते हैं कि किसी घर में सपोज करते हैं 50 यूनिट उठाओ, 60 यूनिट उठाओ, 70 यूनिट उठाओ, ये यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक यूनिट बेसिकली होता क्या है, तो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। यानी कि जब एक घंटे में 1 किलोवाट आप खर्च करते हैं, 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया, 1 किलोवाट कहिए या 1000 वाट कहिए, 1000 वाट कहिए। जब एक घंटे में आप कोई भी 1000 वाट जलाते हैं, जैसे नॉर्मली आपका देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलता है ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं भी बताता हूँ। देखिए E = होता है P × T, क्या होता है P × T होता है। P होना चाहिए किलोवाट में, जैसा कि किलोवाट लिख रहा है, T होना चाहिए आवर में। तो यानी जो डिवाइस आपके पास होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे फैन की बात करता हूँ, मैं पंखे की बात करता हूँ, तो पंखा नॉर्मली भी मैं चेक कर रहा था तो पंखा लगभग 80 वाट के आसपास होता है। आप बल्ब वगैरह देखेंगे तो बल्ब वगैरह जो आपका होता है वो कितना होता है, बल्ब वगैरह आपका होता है नॉर्मली 20 वाट का मान सकते हैं, 15 वाट का आप मान सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ आपको। इसी तरीके से आप आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मोटर की बात करते हैं, जो पानी का मोटर होता है तो वो नॉर्मली 1 HP का लोग रखते हैं, 1.5 HP का रखते हैं। चलिए मैं 1 HP ही लेके चलता हूँ, या बढ़िया घर होगा तो 1.5 HP या 2 HP रख लेता हूँ, बड़ा घर है तो 2 HP 2 हॉर्स पावर का मोटर होगा। ऐसे करके और भी घरों में चीजें हैं, मान लेते हैं इन 3 चीजों की ही बात करते हैं, और हमें पता करना है यहाँ पे कि इन तीनों से कितना हमारा यूनिट उठेगा। तो डिपेंड करता है इस पे कि हमने इन तीनों को कितनी देर तक यूज किया है। और सबसे बड़ी बात, सबको बदल दो आप किलोवाट में, जैसे 80 है तो ये हो जाएगा 80/1000, ये हो गया किलोवाट में। ऐसे ही ये 20 है तो 20/1000, तो ये हो गया किलोवाट में। ऐसे ही हॉर्स पावर है, तब हॉर्स पावर को चेंज करो तो कितना हो गया, 2 × 746 वाट हो गया ना, 1 हॉर्स पावर में हो गया। यानी कि अब नॉर्मली अपने घर में देखना आप पंखे, हर किसी के पीछे लिखा रहता पावर, कितना पावर है। यहाँ पर आप बल्ब भी जलाते हैं तो पहले 100 वाट का बल्ब आता था, तो 100 वाट का मतलब होता है कि जब जलाएंगे तो 1 सेकंड में 100 वाट उठेगा, इसलिए अब 20 वाट का 10 वाट का बल्ब जलाते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 7 दूनी 14 आ गया। यहाँ पे डिवाइड कर दो 1000, ये क्या आ गया, किलोवाट में हमने सबको कन्वर्ट कर दिया। अब जितना जितना घंटा आप चलाओगे, टाइम आपको पता है, टाइम किस में रहेगा, ये वाला हिस्सा आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर टाइम मालूम हो जाए उतना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, एनर्जी मिलती जाएगी, यानी उतना यूनिट आपको मिलता जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान के चलते हैं कि रोज जो है, मान के चलते रोज सपोज करते हैं ऐसा, या आप विजुलाइज करके चल सकते हैं कि अगर किसी का हफ्ते में 1 बार मोटर चलता है, बैचलर है मान लो, अकेले रहता हो,
तो हफ्ते में एक बार मोटर चलता है आधा घंटे के लिए, तो पूरे महीने भर में 2 घंटा मोटर चलाएगा वो। तो चलिए मोटर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर पूरे महीने भर में 2 घंटे मोटर वो चला रहा है। तो यहाँ एनर्जी कैसा निकल जाएगा, पी कितना हो गया इसका, मोटर की पी कितना हो गया 1492 और 1000, ये हो गया किलोवाट में, मल्टीप्लाई 2 आवर, 30 डे का निकाल रहे हैं ना, फॉर 1 मंथ, एक महीने का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक महीने का। तो एक महीने में टोटल 2 घंटा मान लो मोटर चला है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.492 किलोवाट आवर। इसी को आप बोल सकते हो कि 1.492 यूनिट हो गया ये, ठीक है। आज अभी आप क्लियर हो जाएगा, आपके घर में आराम से निकाल सकते हो। देखो हर स्टेट में एक फिक्स अमाउंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग, स्टेट का अलग अलग होता है, आप पता करना जाके उसके आप अपने साइट पे। तो हर स्टेट का एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतना आपको देना पड़ेगा। ये मैं यूपी की बता रहा हूँ, यूपी का बता रहा हूँ कि यूपी में जो है 247 रुपीज फिक्स अमाउंट होता है, 33 इलेक्ट्रिकल ड्यूटी लगता है, टोटल 270 रुपये फिक्स अमाउंट होता है। यदि आप खर्च करो या ना करो वो आपको आता ही आता है, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसमें वाट लिखा रहा है, कुछ नहीं करना आपको, लिखा हुआ रहता है, उसको खाली 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट करना है और ये पता करना है कि कितने घंटे के लिए हम चला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप पूरे महीने भर में आपका जो है मोटर ने 1.492 यूनिट उठा दिया। अगर हम पंखे की बात करते हैं तो सपोज करते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ मानते हैं कि रात के टाइम में भी ऐसा मानते हैं कि मान लो अभी गर्मी का दिन है या नॉर्मल भी है, तो रोज़ मान चलते 5 घंटा पंखा रोज़ चलता है, ऐसा मान लेते हैं 5 घंटा पंखा रोज़ चलता है। तो रात के टाइम में चलता, दिन भर ड्यूटी रहते हैं तो रात के टाइम में 5 घंटा कभी बिजली रहती है भी, चलो 6 घंटा मान लेते हैं, 6 घंटा पंखा चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा आप देख लो। अगर मैं पंखे का निकालूंगा, यहाँ पर फैन का निकालूंगा, तो फैन का एनर्जी कितना आ जाएगा, देखो पी कितना हो गया उसका, वैसे है कितना 80/1000, कितना है 80/1000 है यहाँ पे, ये किस में है, किलोवाट में है, ये बोलो है किलोवाट में, मल्टीप्लाई रोज अगर 6 घंटा चलता है 30 दिनों के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, समझ में आ गई मेरे बात, यहाँ से ये 0 कट गया, तो 8 6 48 हो गया, 48 और 10 है यानी 4.8 की यूनिट आ गया, डायरेक्टली यूनिट में लिख देता हूँ 4.8 यूनिट। चलिए बल्ब की बात करते हैं, मान लो कि वो बल्ब मान चलते हैं कि रोज 3 घंटे बल्ब जलाता है वो, तो 3 घंटे बल्ब जलाता है, तो अगर मैं बल्ब का यहाँ पर निकालूंगा, अगर मैं बल्ब आप अपने घर में निकाल सकते हो, मैं तो एक ऐसे डेमो के लिए, एक एक्सपेरिमेंट ऐसे समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है यहाँ पे कि आपको जो एसी का लेना, लेकिन अगर मैं बल्ब का निकालूँ यहाँ पर 4 बल्ब, तो बल्ब का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको निकाल के। E इज इक्वल टू कितना है बल्ब का, देखिए 20/1000, ये है ना 20/1000 किलोवाट में, मल्टीप्लाई रोज चलता है 3 घंटा, मल्टीप्लाई 30 दिनों का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी हो गया 2 तिया 6, यानी ये आ जाएगा 6 बाई ये आ गया ना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18/10 यानी 1.8 यूनिट आ गया। तो देखिए टोटल यूनिट आपके सामने आ गया है, आ गया। तो अगर मैं यूपी की बात करूं, कोई अपने घर में इस तरह का बिजली उठाएगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा हमने समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 1.8 1.492 और साथ में हम जोड़ लेते हैं 4.8, टोटल आप जोड़ेंगे, यहाँ पर मैं साइड में निकाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल आप जोड़ेंगे अगर तो यहाँ पर जोड़ दो, देखिए 1.492 और 4.8, अब देखिए ये 1.8 है, टोटल आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 9 8 8 16 16 4 20 और बचा 2 और 4 2 6 2 8, लगभग जो है 8.092 लगभग 8 यूनिट के आसपास आपने बिजली पूरे महीने में उठाया है। तो 8 यूनिट का मतलब हो गया कि अगर 8 यूनिट है और 1 यूनिट का दाम मैं मान लो ये 6 रुपया ही मान के चलता हूँ सपोज करो, तो 8 छक 48 रुपया जो है आपका ये चार्ज बनेगा, 48 रुपया बनेगा। साथ में 270 रुपये और जोड़ लीजिए, 270 रुपये और जोड़ लीजिए आप, क्योंकि ये हर स्टेट का अपना अपना होता है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो 270 और ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ देखिए 270 ऐड करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 270 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 8 और 7 4 11, मतलब 318 रुपये उस महीने का बिजली बिल आएगा। कितना आएगा, 318 रुपये आएगा। तो ऐसे करके आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, जैसा भी हो जितना भी हो, जो जो इंस्ट्रूमेंट है हर किसी का आप बता सकते हो। मैं बता रहा हूँ पंखे का लगभग
देखिए डिपेंड करता है, जैसे ल्यूमिनस फैन है तो ल्यूमिनस फैन में भी ना कोई 70 वाट का है, कोई 80 वाट का है, जनरली वो 50-60 से लेकर 90 तक वेरी करता है। बहुत ज़्यादा ओल्ड पंखा भी होगा तो 120 वाट से ज़्यादा नहीं होगा। बल्ब आप बखूबी जानते हैं कि बल्ब 15 वाट 20 वाट का होता है, तो बल्ब आपको अच्छे तरीके से मालूम है, तो आप घर पे बैठ के अपना कॉपी पेन लेके इस पावर के यूज करके बता सकते हो। चलिए मैं आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे साथ में मिलकर हम लोग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट का मतलब होता है भाई साहब कि मैंने बोला ना, आपने यहाँ पर 1 घंटे में 1000 वाट खर्च कर दिया। जैसे 1 घंटे में 1000 वाट आपने क्या किया, खर्च किया है। मान लो कि 1 घंटे में मान लो 10 बल्ब मैं जला दूं 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब मैं ऐसे करके 1 घंटे के लिए 10 बल्ब को लगातार जलाऊं तो मेरा 1 यूनिट उठ जाएगा। तो इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट में सारे होते हैं। तो 1 यूनिट में यानी इसमें अगर जूल में से कन्वर्ट करूं तो कितना जूल होता है? तो एनर्जी ही है, E = P × T लिख रहे हैं। तो 1 यूनिट में या 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, इसको एनालिसिस करते हैं। तो देखिए किलोवाट में 1000 हो गया, अब यहाँ आवर लिखा है, तो अगर आप किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर तो आपको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको इसको SI यूनिट में लाना पड़ेगा, किलोवाट को वाट में और आवर को सेकंड में। तो अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर ब्लू मार्कर से करके दिखाऊं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट हो गया, समझ में आ रहा है आपको, मल्टीप्लाई 3600 सेकंड हो गया ना। फिर तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, यानी जब इसको आप पूरा कन्वर्ट करेंगे तो वाट और सेकंड हो गया यहाँ पर। अब देखिए वाट और सेकंड, वाट में क्या होता है, जूल बटे सेकंड होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा 36 और 36 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हो गया जूल सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड कट गया, जूल में आ गया। तो इसी को आप कन्वर्ट करते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, एक जीरो और ले लीजिए क्योंकि पॉइंट लगा दिया, 6 जूल। तो ये वाला निकल जाता है कि अगर आप बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की, 1 यूनिट की बात करते हैं, तो उसमें भाई साहब आपको जो है कितना होता है, ये वाला होता है, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये चीजें भी हमने देख लिया। आइए इसके पर एक सवाल कर लेते हैं, हालांकि ये वाला आपके टॉपिक में नहीं था, एक्सटर्नली मैंने 10 मिनट का समय आपको दिया है कि आप अपने घर में बैठ के आराम से, जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कहीं भी आप, हरियाणा में, पंजाब में, किसी भी स्टेट में आप हैं, तो आप पहले नेट पे जाना, गूगल पे जाना, गूगल पर सर्च करना, उस स्टेट का नाम लिखना और बिजली का लिख देना, तो आपको पता, या डायरेक्टली बोलना व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ दिस स्टेट। सपोज करो पंजाब का है तो आप फर्दर करोगे व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का इतना है। तो आप एक बार, या बिजली का बिल पुराना आया होगा तो उसमें लिखा रहता है कितना फिक्स अमाउंट होता है, बस इतना एक बार क्लियर कर लो। बाकी घर में कितना कितना डिवाइस कितनी देर के लिए चलता है ये थोड़ा सा एवरेज कर लो। एग्जैक्टली तो देखिए वो मीटर ही बताएगा, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट आप एवरेज बता सकते हैं कि हाँ मेरे घर में इतना टीवी चलता है, इतनी देर तक चलता है, पंखा इतनी देर तक चलता होगा, बल्ब इतनी देर तक चलता होगा। तो आप जैसे मान लो 318 मैंने कैलकुलेट किया, तो इसी में हो सकता है 350 भी आ सकता है, हो सकता है मैं कम यूज करूंगा तो 310 भी आ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं 318 कैलकुलेट कर रहा हूं तो 600 आ जाएगा, दुगना आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बेहतर तरीके से पता है कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ कुछ अगर आप एक्स्ट्रा यूज कर लेंगे, जैसे कि कुछ हैवी मटेरियल, इसलिए कहते हैं जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो आपको पावर का बड़ा ध्यान देना होता है, उसका पावर है क्या। जैसे आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप 100 वाट का बल्ब क्यों नहीं खरीदते हैं, बताओ मुझे, क्यों नहीं खरीदते हैं? आज क्लियर हो गया ना कि अगर आप 100 वाट का बल्ब खरीदोगे तो कम समय में ज्यादा पावर उठाएगा वो, और ज्यादा पावर उठाने में मतलब ज्यादा यूनिट उठा देगा, इसलिए हम सोचते हैं कि कम से कम वाट का बल्ब इस्तेमाल किया जाए। चलिए एक सवाल थोड़ा सा करते हैं जो आपके इंटेक्स्ट में है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, टाइम भी इसमें इस वीडियो का होने वाला है, तो आइए आगे थोड़ा बात करते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, यहाँ पर जो है 3 सवाल आपके सामने हैं, और मजे की बात पता क्या, मजे की बात, तीसरा सवाल मुझे लगा था नहीं कि आपके जो है आपके बुक में आपको पूछा जाएगा, लेकिन टर्मिनल में जो है ये भी पूछ दिया कि अगर इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट का है और इलेक्ट्रिक कितना 30 दिन में खर्च होगा, 12 घंटे अगर रोज चलता है तो। चलिए ये भी आ गया, ये तो खुद ही आपको सोल्व करना भी करवाऊंगा। चलिए सबसे सवाल नंबर 1 की बात करते हैं, बहुत ईजी सवाल है और हम मिलके साथ में करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 100 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर,
यानी कि आप देखेंगे कोई भी है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, सपोज करते हैं ये मान लेते हैं, ये 8 कितना 100 kg का है, ये है 100 kg का, ठीक है। 100 kg को इसको लिफ्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर की ओर यहाँ तक उठाते हैं, मान लो यहाँ तक, यहाँ इसको यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ तक लाते हैं कितना 8 मीटर तक लाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना 8 मीटर तक जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कि यहाँ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है, जो कि नीचे की ओर लगता है। आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि यहाँ ग्रेविटी का फोर्स है जो mg नीचे की ओर लगता है, आपको अच्छे से मालूम है। ये h हो गया आपका, यानी यहाँ पर जो टोटल निकलेगा वो w क्या निकलेगा, mgh निकलेगा, क्या निकलेगा, mgh निकलेगा। यहाँ पर रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिफ्टेड है, वैसे तो वर्क निगेटिव में आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नीचे गिरा नहीं रहा है। तो अगर वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम ऐसे कैलकुलेशन के वाई वर्क डब्लू की बात करें, तो यहाँ वर्क नेगेटिव -mgh नेगेटिव में आएगा। इसके पीछे रीजन है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, एस ऊपर की ओर हो रहा है। बट जब हम पावर की बात करेंगे तो नॉर्मली mgh हम लोग ले लेंगे, पावर में प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर की जब बात करेंगे तो P इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है, W/T होता है, सिंपल W/T होता है। तो W/T का मतलब हो गया कि देखिए T कितना दे रखा है, 10 सेकंड का टाइम दे रखा है, तो नीचे कितना हो गया 10 सेकंड हो गया, और ऊपर W कितना निकल गया, mgh लिख लेता हूँ। तो इसको जब वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो m कितना हो गया 100 kg हो गया, g कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड। चलिए सबको वॉट में कन्वर्ट होना है तो केवल वैल्यूज को पुट कर देता हूँ 9.8, और h का मतलब हो गया 8, और नीचे हो गया 10, है ना, इसको भी 10 ही लिखता हूँ, सेकंड को नहीं 10 ही लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये ब्रेक होगा तो ये आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि मैंने 9.8 को 98 केवल कर दिया है। तो टोटल आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 64, हाथ में 6 और 8 9 72 हो गया ना, फिर 72 और 6 78 हो गया ये, तो 784 वाट आ जाता है। कितना आ जाता है, 784 वाट आ जाता है, ठीक है। आप कई बार सोचते होंगे सर आप जो है जो मतलब आप टेबल को हिंदी में पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, मैं टेबल को हिंदी में कई बार इस बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं 10th तक जो है हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में। लेकिन क्या है कि जब मैं 8th क्लास में गया था तब से ही मैंने इंग्लिश मीडियम के जो बुक्स होते हैं आपका साइंस का वो बनाना शुरू कर दिया था। 11th 12th कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम रहा। फिर तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता। अभी मैं मान लो कुछ और भाषा सीख लूँ, मैं जैसे मान लो मैं स्पेनिश सीख लूँ, तो स्पेनिश सीख लूँगा तो चीज़ तो यही रहेगी, उसको केवल एक रिटन स्टेटमेंट केवल बदल जाएगा, लैंग्वेज बदल जाएगा, तो वो कभी इशू नहीं रहा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 बात करते हैं, ये तो हमने सोल्व कर दिया, यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका। दूसरा सवाल बात करते हैं, कन्वर्ट 10 हॉर्स पावर इनटू किलोवाट। अब देखिए बहुत इजी है, ये आपको खुद ही सोल्व करना है, मैं केवल हिंट आपको दे सकता हूं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 3 तक गिनती करूंगा, वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सवाल नंबर 2 भी बनाना है, सवाल नंबर 3 भी बनाना है। सवाल नंबर 3 भी समझा देता हूं। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब है 60 वाट का, कितने वाट का बल्ब है, 60 वाट का, दिख रहा है आपको ये बल्ब कितने वाट का है जी, ये बल्ब जो है वो 60 वाट का बल्ब है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 डेज, 1 महीने में 30 दिन में कितना होगा, और रोज ये 12 घंटे इस्तेमाल होता है, कितना होता है 12 घंटे रोज ध्यान से देख लीजिए, 60 वाट का बल्ब है, ये मान के चलते हैं कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है इस तरह से, और ये रोज 12 घंटा जलता है, 12 घंटा रोज जलता है, तो 30 दिनों में 30 डे में कितना यूनिट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट में कितना हो जाएगा, ये यूनिट कितना यूनिट उठेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं 3 तक गिनती करूंगा, उसके बाद वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद सवाल नंबर 2 और 3 दोनों ही आपको क्या करना है, बनाना है खुद से। तो 1 2 and 3 पॉज। चलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, आपने बनाया होगा। बात करते हैं, देखिए ये तो सबसे आसान तरीका हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करूं, सॉल्यूशन दूसरे वाले करूँ तो कुछ है ही नहीं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो अगर 10 हॉर्स पावर होगा, 10 HP होगा, तो केवल 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 746 वाट का, यानी टोटल कितना आ जाएगा, ये 7460 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो खैर देखिए ये तो यहीं पर सोल्व हो गया, ये आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया 7400
60 वाट, इसको चाहें तो किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये 1000 से डिवाइड करने के बाद 7.460 आ जाएगा। चलिए वो इशू वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन तीसरे पे आते हैं। ये तीसरे पे हम लोग आते हैं कि अगर कोई बल्ब 60 वाट का है, रोज 12 घंटा इस्तेमाल, 12 घंटे रोज जलता है, तो 30 दिन में कितना होगा? तो बहुत सिंपल मैंने फार्मूला बताया था, E इज इक्वल टू क्या बताया था? P इंटू टी था। E इज इक्वल टू क्या था? P इंटू टी हम लोग निकालते थे। तो यहाँ से आप जब E इज इक्वल टू P इंटू टी निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान देना था, मैंने कुछ आपको बताया था यहाँ पे कि जो वाट है वो किलो वाट में होना चाहिए। यानी अगर मैं पावर की बात करूँ, बल्ब की बात करूं, दे रखा है 60 वाट, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा किलो वाट में, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे टाइमिंग तो और ठीक ठाक दे रखा है। टाइमिंग टोटल कितना हो जाएगा? 30 दिनों कितना हो जाएगा? 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटा ठीक दे रखा है। तो एनर्जी आप निकालते हैं, यदि यहाँ पर E निकालते हैं तो P इंटू टी होता है। तो P कितना हो गया? 60, और नीचे कितना हो गया? 1000, ये हो गया किलो वाट। टाइम कितना हो गया आपका? टाइम हो गया आपका कितना? देखो ध्यान से, 12 घंटा रोज है, 30 दिन के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहीं से आपका यूनिट निकल जाएगा। बहुत इजी है, एक एक पूछा है, जैसे भी पूछेगा आप बता सकते हैं आप चाहें तो। देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से ये जीरो कट गया, तो कितना आ गया? ये देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे 12 तिया 36, 6 तिया 18 हो जाए। चलिए 12 तिया 36, 6 इंटू 36 किलो वाट आवर, और नीचे हो गया 10, ठीक है। तो 6 छक 36, हाथ में 3, और 6 तिया 18, 3 21, 216/10 यूनिट में आ गया। ये टोटल यूनिट आ जाएगा 21.6 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 20.6 यूनिट कह लीजिए या किलोवाट आवर ही कह लीजिए, वो आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा है, जैसे भी कहेंगे दोनों ही आंसर राइट है आपका। किलोवाट आवर तो किलोवाट आवर ही आप कह लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम आंसर तक पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और बहुत सारी जानकारी हमने लिया। तो बच्चों यहाँ तक इस पड़ाव में इतना ही। अगले पार्ट में हम एनर्जी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम जानेंगे। तो इसी तरीके से हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते अच्छे से स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि अक्टूबर का पेपर हो या आपका चलिए वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं, अप्रैल में आपका पेपर है, जिस टाइम भी आपका पेपर है तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने पूरा एफर्ट लगा दें, ताकि आपके अंदर की जितनी भी कहते हैं ना, जितना पावर आप है पूरा पावर लगा दीजिए। पावर मतलब कम, अब वो मत लगाना सर हम तो वो अच्छा वाला पावर लगाएंगे, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा, वो पावर मत लगाना। वो पावर तब काम करेगा जब अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे, तो वो फिर एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको काम करेगा या आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।